सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। सर्वत्र ज्ञानशाला के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सबका। दोस्तों और प्यारे छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता अर्थात ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को लेकर के आज हम अध्ययन करेंगे। आप सब लोगों का हमें बहुत प्यार मिल रहा है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप सबको अच्छे से अच्छी जानकारी दूं। गणित ही नहीं, अन्य विषयों से भी हमारा लगातार कार्य जारी है, उन पर भी वीडियो बनने वाले हैं। आप सब लोगों के बीच में जल्दी ही डिलीवर होंगे वो। आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता। मैंने आपको बताया था कि चाहे वो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी हो और चाहे वो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हो अर्थात त्रिभुजों की सर्वानुसंगता हो, ये वो टॉपिक हैं जो व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए हैं और इंजीनियरिंग लाइन से लेकर के हमारे डेली यूजेस में मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं इसका यूज़ हम देखते हैं। और इसकी व्यवहारिकता और इसके महत्व को देखते हुए आज हम अपने लिए जो टॉपिक लाए हैं आप सबके लिए, त्रिभुजों की समरूपता, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सब इसको विस्तृत से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आप इसको जब समझ लेंगे किसी भी तरह की आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं चाहूँगा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आप सब लोगों के बीच में चर्चा करूँ, उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाऊँ। सबसे पहले हम समझेंगे, चूँकि हम समरूपता पढ़ रहे हैं तो समरूपता व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के भी हो सकती है। आप देखें तो कोई एक छोटा गेंद है, उसी तरह का कोई एक बड़ा गेंद हो सकता है, लेकिन संभव है एक ही रूप में हो, एक ही रूप जैसे हो। तो ऐसी कोई आकृतियाँ जो आप कह सकते हैं कि जो देखने में एक जैसी हो, जिनकी बनावट एक जैसी हो लेकिन आकार अलग अलग हो, भिन्न हो, तब भी वो एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, समरूप हो जाती हैं। आप देखे होंगे एक फूल जो होता है, फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उन पंखुड़ियों में आप ध्यान देंगे तो उनकी सबकी बनावट एक जैसी होती है। आप देख पाएंगे हो सकता है उनमें अलग अलग साइज आपको देखने को मिल जाए। तो हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी आकृतियों में हमको समरूपता नज़र आती है, केवल समझने की उन्हें ज़रूरत होती है। अगर आप उनको समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को भी समझ पाएंगे। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो त्रिभुजों की समरूपता को लेकर के है। मैंने बताया व्यवहारिक जीवन में केवल त्रिभुज ही नहीं, बहुत सारी आकृतियों में हमको समरूपता देखने में आएगी। आइए सबसे पहले हम त्रिभुजों की समरूपता को समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ABC, और दूसरा कोई ट्रायंगल है PQR। इससे पहले कि आप त्रिभुजों की समरूपता को पढ़ें, थोड़ा सा सर्वांगसमता को आप याद करें। त्रिभुज कब सर्वांगसम होते थे? दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होने की कंडीशन जो थी वो आपने चार अलग अलग कंडीशन समझी थी। उसमें मुख्य रूप से आपने ये जाना था कि जब भी किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो जा रहे थे, उस कंडीशन में आप कह रहे थे कि वो दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर समा जाते हैं और निश्चित रूप से आपको वहाँ पर त्रिभुजों की सर्वांगसमता नजर आती है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, अब हम इसको लेते हुए त्रिभुजों की सर्वांगसमता के कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि त्रिभुजों की समरूपता को समझाने का प्रयास करें कि वो सर्वांगसमता से समरूपता किस तरह से अलग है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा अगर आप ध्यान देने का प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। त्रिभुजों की जब आप सर्वांगसमता पढ़ रहे थे तो जो आकृतियां थीं, उन आकृतियों में साइज और शेप जो थे अर्थात उनकी जो बनावट थी और जो उनके आकार थे वो दोनों सेम हुआ करते थे जब दो त्रिभुजों की हम बात करते थे। लेकिन यहां पर आप क्या देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं आकृति तो सेम होगी, उनकी बनावट तो सेम होगी, किंतु हो सकता है उनके आकार अर्थात साइज में अंतर आपको मिलेगा। यही सर्वांगसमता और समरूपता की विशेषताएं एक दूसरे को अलग करती हैं।
अब जैसे कि यहां पर हम देखें, जैसे कि मैंने एक त्रिभुज ABC लिया हुआ है, इस त्रिभुज ABC में अगर हम इनकी बनावट की जो बात कर रहे हैं, अगर इनके कोण बराबर ले लें, इनके संगत कोण आपस में बराबर ले लें, जैसे कह दें कि पहले वाले त्रिभुज का कोण A इस वाले त्रिभुज के कोण P के बराबर है, इस वाले त्रिभुज का कोण B इस वाले त्रिभुज के कोण Q के बराबर है, और इस वाले त्रिभुज का कोण C इस वाले त्रिभुज के कोण R के बराबर है, तो आप क्या पाएंगे, आपको एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिलेगा। क्योंकि हम बात त्रिभुजों की समरूपता को लेकर के कर रहे हैं, हमने सर्वांग समता में उस कंडीशन में यह पाया था कि संगत भुजाएं आपस में बराबर हो रही थीं। सर्वांग समता में हमने देखा था कि जब संगत कोण बराबर आ रहे थे तो वहां पर संगत भुजाएं भी आपस में बराबर आ रही थीं। और यहां पर आप क्या देखेंगे, यहां पर संगत भुजाएं अगर कोई दो ऐसे त्रिभुज आपने लिए हैं तो बराबर भी आ सकती हैं और साथ साथ नहीं भी आ सकती हैं, और नहीं आएंगी लेकिन उनमें एक निश्चित क्रम आप देख पाएंगे। जैसे कि इस त्रिभुज में आप देखेंगे, त्रिभुज ABC जो आपको देखने में आ रहा है, त्रिभुज PQR आपको जो देखने में आ रहा है, इन दोनों में आपको बेसिक अंतर क्या समझ में आएगा कि जब इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाएंगे, कोण B इक्वल टू कोण Q और कोण C इक्वल टू कोण R, उस कंडीशन में आप पाएंगे, समरूपता के अंदर आप पाएंगे कि संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अर्थात जो AB भुजा का और जो PQ भुजा का जो रेशियो है, वही रेशियो आपको AC भुजा और PR भुजा में भी देखने को मिलेगा। जो रेशियो BC भुजा और QR भुजा में है, वही दोनों आपको देखेंगे, इनका रेशियो, इनका रेशियो और इनका रेशियो, अर्थात अनुपात समान आपको देखने मिलेगा। अर्थात संगत भुजाओं में भी समान अनुपात देखने को मिलेगा। और ये कब होगा, आप कैसा भी त्रिभुज खींचें, अगर कोई भी दो त्रिभुजों के संगत कोण आप बराबर कर लें, आप कैसे भी कितनी भी ऐसी आकृतियां खींचें, चाहे आप बड़ी माप की खींचें, जैसे कि एक और हम त्रिभुज यहां पर खींचें इस तरह से, एक हमने एक और त्रिभुज ले लिया LKM, एक और ट्रायंगल है हमारे पास। सपोज दैट ये कोण हमारा 60 डिग्री है, ये कोण हमारा 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये भी हमारा 60 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। ये कोण हमारा 60 डिग्री है, ये भी कोण हमारा 70 डिग्री है और ये भी कोण हमारा 50 डिग्री है। यहां पर ये भुजा हमारी 2 थी, ये 3 थी, ये मान लिया सपोज दैट, सॉरी, थोड़ा सा भुजाओं और कोणों के संबंधों को ध्यान में रखते हुए अगर आप मान रखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ये मान लिया हमारा 14 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 12 है। यहां पर आपने देखा 14, 13, 12, यहां पर भी आप देखें, ये भी आपकी 14 है, ये भी आपका 12 है और ये भी आपकी 13 सेंटीमीटर है। यहां पर आप देखें, यहां पर आप देखेंगे ये 26 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है। आप इन तीनों त्रिभुजों को देख करके एक संबंध को खोज पाएंगे, और वो संबंध क्या होगा, आप देखें कि तीनों त्रिभुजों में, तीनों जो आप देख पा रहे होंगे, तीनों त्रिभुजों के अंदर जो तीनों अंतः कोण हैं, अर्थात तीनों त्रिभुजों के जो संगत कोण हैं वो आपस में बराबर हैं। और जब संगत कोण बराबर हैं तो निश्चित रूप से आप उनकी भुजाओं में संबंध को आप खोजें। इस त्रिभुज की ये भुजा 12, ये भी 12, आप इसको काटेंगे तो 1:1 आएगा, अनुपात देखेंगे, 14, 14 1:1, 13, 13 1:1। और यहां पर आप देखिए, यहां पर भी संगत कोण आपस में बराबर है। यहां पर आप देखिए, इनका संबंध ले जाएंगे 1:2, यहां पर भी देखेंगे 1:2, यहां पर भी देखेंगे 1:2। अर्थात सारी संगत भुजाओं में एक निश्चित अनुपात होता है जब संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके तीनों संगत कोण
दोनों त्रिभुजों के तीनों जो अंतःकोण हैं, अर्थात दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण हैं, अगर वो आपस में बराबर हो गए तो निश्चित रूप से आप कह पाएंगे कि उनकी जो भुजाएं हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी, अर्थात समानुपाती होंगी। आप कह पाएंगे कोण ए अगर कोण पी के बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में, तो कोण ए की सम्मुख भुजा बीसी या इसकी विपरीत भुजा बीसी आप कह सकते हैं कोण पी के बराबर है, तो इसकी विपरीत भुजा आप देख रहे हैं क्यू आर में एक निश्चित अनुपात होगा। वही अनुपात आप खोज पाएंगे कि कोण बी बराबर कोण क्यू दिया हुआ है, तो कोण बी की विपरीत भुजा AC और इसी तरह कोण बी का विकल्प है कोण क्यू के बराबर है, तो निश्चित रूप से इसके सम्मुख भुजा PR में भी वही रेशियो होगा। वही रेशियो कोण C बराबर कोण R आप देख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कह पाएंगे कोण C के विपरीत भुजा AB और कोण R की विपरीत भुजा PR में भी वही रेशियो होगा। अर्थात तीनों जो संगत भुजाएं हैं उनमें भी निश्चित अनुपात देखने को आपको मिलेगा। आप देखिए यहां पर आप देखेंगे 12 बटे कितना हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू कितनी है आप देख पा रहे होंगे। BC की वैल्यू यहां पर आपने देखी 13 है। क्यू आर की वैल्यू आप देखें कितना आ जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, ये भी 13 है। आप यहां पर AC की वैल्यू देखें कितनी है, तो आप कहेंगे AC की वैल्यू 14 है। PR की वैल्यू कितनी है, यहां पर भी 14 है। AB की वैल्यू कितनी है, AB की आप देख पा रहे होंगे 12 है। PR की वैल्यू कितनी है, AB अपॉन PQ, सॉरी ये PQ है, PQ, तो यहां पर भी आप देखेंगे कितनी है 12 है। आप इनको काटेंगे 13 एकम 13, 1:1 का देखिए सब में बराबर आ रहा है अनुपात। निश्चित रूप से जब भी किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी भुजाओं में एक निश्चित अनुपात देखने में आता है। इसी को हम लोग कहते हैं त्रिभुजों की समरूपता। कोई भी दो त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज की आकृतियां अगर उनके संगत कोण आपस में बराबर हैं तो निश्चित रूप से आप देख पाएंगे कि उनकी भुजाओं में भी एक निश्चित अनुपात आपको देखने में आएगा। तो आप कहेंगे ऐसे कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे जो आकृति में समान हो सकते हैं किंतु आकार में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और उस दौरान आपको देखने को यह मिलेगा कि उनके संगत कोण यदि आपस में बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं में एक निश्चित अनुपात आपको देखने में मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं त्रिभुजों की समरूपता। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास और करते हैं। आप यहां पर आप देख सकते हैं अगर इनका तुलना करवाएंगे तो आप देखेंगे 12/24 हो जाएगा। 12/24 का मतलब 1:2, 14/28 हो जाएगा तो ये भी 1:2, और 13/26 हो जाएगा, ये भी 1:2। अर्थात देखेंगे इनकी संगत भुजाओं में एक निश्चित अनुपात, यहां पर भी आपको समान अनुपात देखने को मिल रहा है। सभी में, सभी संगत भुजाओं में समान अनुपात देखने को मिलेगा। और ये तभी होता है जब दोनों त्रिभुजों की समरूपता तभी होती है जब उनके संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। आइए, जैसे कि हमने त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में जाना था कि कुछ कंडीशन दी रहती हैं तब भी ये बात छिपी रहती है कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है, और वो बात आप उनके बिहाफ पर क्लियर कर पाते हो कि वास्तव में त्रिभुज सर्वांगसम थे या नहीं थे। ऐसे ही समरूपता में भी कुछ उदाहरणों की सहायता से हम ये समझ पाते हैं कि त्रिभुज समरूप होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन में हम देखें, अगर कोई भी दो त्रिभुजों के कोई भी दो एंगल अगर आपस में बराबर हो जाएं, जैसे कि इस त्रिभुज का ABC हमने एक त्रिभुज ले लिया है और एक और त्रिभुज हमने ले लिया है PQR। इसको अगर समझें, इस त्रिभुज का कोण B इस त्रिभुज के कोण Q के बराबर है, इस त्रिभुज का कोण C इस त्रिभुज के कोण R के बराबर है, तो आप निश्चित रूप से एक और चीज पाएंगे। जैसे मान लिया ये 60 है, ये 70 है, ये 60 है, ये 70 है, तो निश्चित रूप से आपको ये बात तो पता ही है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। निश्चित रूप से ये कहेंगे ये दोनों कोण आपस में क्या आ जाएंगे, ये भी बराबर आ जाएंगे। अर्थात जब कोई दो कोण आपस में बराबर दिए रहते हैं, कोई भी दो त्रिभुजों के कोण आपस में, दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो जाता है।
तो जब तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो जाता है तो पिछले वाली वही कंडीशन फिर से आप कह पाएंगे कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनमें समानुपातिक देखने को मिल जाएगा, एक समान अनुपात देखने को मिल जाएगा। जब भी किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक हो जाती हैं, और जब त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगी तो निश्चित रूप से आप ये कह पाएंगे कि त्रिभुज क्या हो गया है, समरूप हो गया है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन और आप साइड ले लें। अगर तीनों साइडें आपने त्रिभुज की बराबर ले ली हैं तो निश्चित रूप से आप ये कह पाएंगे कि जब दोनों त्रिभुजों की तीनों साइडें बराबर है तो संगत कोण आपस में बराबर ही हो जाएंगे, फिर से वही कंडीशन आ जाएगी। तो अलग अलग प्रकार से बात कही जाए, बात वो एक ही है, लेकिन आपको मुख्य बात उसमें याद रखनी है, संगत कोण अगर आपस में बराबर हो गए हैं तो बेटा निश्चित रूप से आप ये जरूर कह पाओगे कि उनकी संगत भुजाओं में एक निश्चित अनुपात देखने को जरूर मिलेगा। आगे बात करते हैं। तो इनके अगर हम टाइप को पढ़ें, पहला टाइप ए, वो तो आपने देख ही लिया। दूसरा टाइप एंगल, दो कोण बराबर हो गए त्रिभुजों में, किन्हीं दो त्रिभुजों में। तीसरा है तीनों भुजाएं बराबर हो गई। फिर आप देख पाएंगे कि एक कोण और दो भुजा बराबर हो गई। तो ये बात एक ही, दो भुजाएं बराबर होंगी तो दो सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो वो बात ट्रिपल ए की ही आएगी हर कंडीशन में। तीनों संगत कोण उस दशा में बराबर हो जाते हैं, और जब भी तीनों संगत कोण बराबर हो जाते हैं तब दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाते हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता में आपने ये देखा कि अगर दो त्रिभुज हम कह दें पर समरूप हैं और पहले वाले त्रिभुज की कोई भी एक भुजा दे दें, दूसरे वाले त्रिभुज की दूसरी कोई भुजा दे दें, तो उनके जो शेष भुजाओं के मान है वो आपस में आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हम कह दें कि कोई त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर के। अगर त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर के, समरूपता को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह का चिन्ह प्रयोग करते हैं। हम कह पाते हैं यदि दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर के, उस कंडीशन में यह बात कॉमन हो चुकी है कि इनके संगत कोण आपस में बराबर हो चुके हैं। और जब संगत कोण आपस में बेटा बराबर हो चुके हैं तो आपको ये बात पहले से ही पता है कि संगत भुजाओं में भी एक निश्चित अनुपात होगा। मान लिया इस त्रिभुज की कोई भुजा 14 सेंटीमीटर ये दी गई है, और इस त्रिभुज की ये भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर दी गई है, ये 12 सेंटीमीटर दी गई है, और हम चाह रहे हैं कि आप क्या करिए, और इस त्रिभुज की ये भुजा हमारी दे दी गई है 6 सेंटीमीटर। मैं चाह रहा हूं इस त्रिभुज की भुजा पी आर का मान निकाल लूं, इस त्रिभुज की भुजा पी आर का मान हम निकाल लें। तो आपको पता है जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, निश्चित रूप से आप कह पाएंगे कि संगत कोण इनके आपस में बराबर है, और जब संगत कोण आपस में बराबर हैं तो आप इस तरह के संबंध को लिखेंगे पहले। उसके बाद कोण ए अगर कोण पी के बराबर है तो कोण ए के सम्मुख भुजा बीसी, निश्चित रूप से आप कह पाएंगे बीसी और कोण पी की सम्मुख भुजा क्यू आर में एक निश्चित संबंध होगा। इसी तरह कोण बी अगर कोण क्यू के बराबर है तो इसकी भुजा एसी और इसकी भुजा पी आर में एक निश्चित संबंध होगा। इसी तरह आप देख पाएंगे कोण अगर कह पाएंगे सी आर के बराबर है, कोण सी इज इक्वल टू द कोण आर, तो कोण सी के सम्मुख भुजा 14 सेंट ए बी और कोण आर के सम्मुख भुजा पी क्यू में एक निश्चित रेशियो होगा। आपको जो मान चाहिए उसी के ऊपर आए। आप देख सकते हैं एसी और पी आर की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इस जिसकी जरूरत ही नहीं है उसको हम नहीं रखेंगे, शेष वैल्यू को बराबर रख लेंगे। तो बीसी अब हम जान रहे हैं कि बीसी की वैल्यू हमको 6 दी गई है। क्यू आर को आप देख पा रहे होंगे, क्यू आर का मान 12 दिया हुआ है। एसी का मान आपको निकालना है, आप देख पाएंगे, सॉरी इसको हम संबंध को नहीं लिख रहे हैं, ए बी बटे पी क्यू। अब आप ए बी को मान देखें कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और पी क्यू आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर पी क्यू आपको ज्ञात करना है तो निश्चित रूप से इस संबंध द्वारा आप ज्ञात कर पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 6 पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 12 गुणे 14। आप पी क्यू बराबर कह पाएंगे 12 गुणे 14 बटे 6, 6 दूना 12, पी क्यू बराबर कितना आ गया, 14 दूना 28 सेंटीमीटर। आपने देखा ही कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। और वैसे भी आपको पता था, आप डायरेक्टली भी कह सकते थे इनमें एक अनुपात 2, ये इसकी 2 गुनी है भुजा, तो ये वाली भुजा भी इसकी 2 गुनी होगी यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समान सम है। मैंने मैथमेटिकली तरीका बताया कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, ये एक तरीका है। आते हैं इनके कुछ और गुणधर्मों के ऊपर।
आपसे कहा जाए कि क्या अंतर होता है त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों की समरूपता पर, दोनों में, तो आप कह पाएंगे कि जो भी त्रिभुज सर्वांग सम हैं निश्चित रूप से वो समरूप तो जरूर ही होंगे। जो भी त्रिभुज सर्वांग सम है वो समरूप तो अवश्य ही होंगे। क्यों? क्योंकि उनके संगत कोण तो वैसे भी बराबर होंगे, और जब संगत कोण बराबर हो गए तो समरूप तो होना ही होना है। कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो वो समरूप अवश्य होगा, लेकिन अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो यह निश्चित नहीं है कि वो त्रिभुज सर्वांग सम होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब कोई ऐसे दो त्रिभुज लिए जिनकी संगत भुजाएं बराबर हैं तब तो वो समरूप होगा। अगर उनकी संगत भुजाएं बराबर नहीं है, कोण तब भी बराबर होंगे। कोई ऐसी कंडीशन जैसे कि मैंने पिछले वाले उदाहरण में दिया कि कोण बराबर थे लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं थी, और संगत भुजाएं बराबर नहीं थी लेकिन समरूप था और सर्वांग सम नहीं था क्योंकि संगत भुजाएं बराबर नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं एक नतीजे के तौर पर कि सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होते हों। सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होते हों। आगे बात करते हैं कि इनके, मैंने देखा कि इनके कोणों और भुजाओं के बीच में जो संबंध होते हैं उसको हमने खोजा, और अब हम उनके त्रिभुजों में, जैसे हमने मान लिया त्रिभुज ABC है हमारा, एक त्रिभुज हमारा PQR है। अब इन दोनों त्रिभुजों में एक खास बात हम देखना चाह रहे हैं। अगर हम इनके क्षेत्रफलों को देखें तो आप ये पाएंगे इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, ट्रायंगल ABC इज द सिमिलर ट्रायंगल PQR, उस कंडीशन में आप पाएंगे अगर त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सिमिलर है अर्थात समरूप है, तो उस दशा में एक और कंडीशन आप पाएंगे, त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल और जो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है, इनका अनुपात, किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो संगत भुजाएं AB, इस त्रिभुज की संगत भुजा PQ उनके वर्गों के अनुपात में होगा। इस त्रिभुज की संगत भुजा AC इस त्रिभुज की संगत भुजा PR के रेशियो में होगा। इस त्रिभुज की संगत भुजा BC और इस त्रिभुज की संगत जो भुजा है, इस त्रिभुज की संगत भुजा BC QR में एक निश्चित अनुपात होगा। आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में भी होता है। तो आप जब कभी क्षेत्रफल निकालने की बात कहें तो इन संबंधों के आधार पर आप निर्णय ले पाएंगे। इस चीज को ऐसे समझना है कि आप जब भी कोई दो त्रिभुज लेंगे, उनके क्षेत्रफलों का रेशियो देखेंगे तो आप उनमें भी भुजाओं के मध्य में एक संबंध को पाएंगे। आप ड्रॉ करके देख लेंगे, ये संबंध ये होगा कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके वर्गों के अनुपात में होती हैं। तो आगे जो बात आ रही है, अगर मान लिया किसी भी त्रिभुज की हम माध्यिका खींच पाए, माध्यिका का मतलब सम्मुख जो विपरीत भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिलाने पर एक माध्यिका को होती है, तब ये निश्चित रूप से समान दो भागों में बढ़ जाती है। मान लिया संगत भुजा AL है और यहां पर संगत भुजा PQ, यहां पर हम देख पाएंगे जैसे कि हमने यहां पर लिया है AL माध्यिका, ऐसे ही हमने PQ Q यहां ले रखा था PO। तो इन माध्यिकाओं में भी अगर हम संबंध को खोजें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफलों का, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो आपकी माध्यिकाएं हैं उनके भी वर्गों के अनुपात में होता है, अर्थात AL अपान कह पाएंगे PO का वर्ग। और तीसरी कंडीशन आ जाती है शीर्ष लंबों की भी अगर हम बात करें। मान लिया हम अगर इसका शीर्ष लंब खींचें कोई भी दो त्रिभुज के, शीर्ष लंब को आपको जब आपने समझा था तो इसको हम मिटा देते हैं। शीर्ष लंब का मतलब यहां से कोई कोण 90 अंश बनेगा, इस पर सीधा खड़ा कर देंगे हम BC भुजा के ऊपर। बिंदु P जो शीर्ष है इससे होता हुआ कोई दंड हम अगर सीधा खड़ा करें BQR रेखा पर तो उसे शीर्ष लंब कहा जाएगा। और आप पाएंगे दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो
शीर्ष लंबों के भी वर्गों के अनुपात में होता है। अर्थात शीर्ष लंब जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, अगर हम इसको h1 मान लें और इसको h2 मान लें तो कह पाएंगे ये हो जाएगा h1/h2 का होल स्क्वायर। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात में होता है। जिस प्रकार माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में आपने यहां देखा, उसी प्रकार शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात अर्थात उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होता है। इस तरह से संबंधों को खोजते हुए मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिया हूं उन कॉन्सेप्ट्स को आपके क्वेश्चन के साथ लिंक करने का प्रयास करूंगा। आगे जब मैं प्रश्नावली लाऊंगा तो ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।